नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम जीवन साथी और स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में जो खास कपल हमारे साथ मौजूद है, अगर उनके बारे में कहा जाए वो बिल्कुल एक दिया और बाती की तरह है। तो आइए सीधे आपसे परिचित करवाते हैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर शमा लोहमी जी और डॉक्टर राकेश लोहमी जी। मैम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले शमा मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन साथी के बारे में, इनका परिचय आपसे। ये ओवरऑल मैं ये बोलूँ बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं और बहुत पोटेंशियल है इनमें, बहुत टैलेंटेड हैं। और इतने साल से मैं इनको जानती हूँ, इनके कोई नशे की आदत इनमें नहीं है और बहुत ही अफेक्शनेट हैं और बहुत कंसर्न रहते हैं। और इतने साल में मैंने यही अनुभव किया कि ये शो तो नहीं करते लेकिन मेरे बारे में भी हमेशा चिंतित रहते हैं। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से सर के बारे में बताया। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो अर्धांगिनी है वो कितने मायने रखती है आपके लिए, और अर्धांगिनी शब्द जो है कैसे आप इसको देखते हैं? अर्धांगिनी जैसे शब्द से ही पता लगता है कि आधा अंग जी, तो दोनों आधा आधा अंग हो तो 50-50 होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये अग्रणी कहा चाहिए क्योंकि इनिशिएटिव लेने में सबसे आगे। तो मैं तो उतनी ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाला मतलब बाय नेचर नहीं है मेरी जी, पर उस लिहाज से अग्रणी मतलब जितने चाहे होम फ्रंट हो, प्रोफेशन, सब जगह जैसे इन्होंने मैरिज के बाद अपने एजुकेशन परस्यू की जी, इतना आसान यानी कि हर कार्य में मैम का रोल सबसे अग्रणी रहता है। जी, आपके इस बारे में जानना चाहेंगे मैम कि आपकी मैरिज को कितने साल हो गए हैं और कैसे आप इसे देखती हैं? मेरी शादी को 36 साल हो गए हैं जी, और अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ इतनी जल्दी, इतनी स्पीड से गुजर गई कि उन 36 सालों का पता नहीं चला। और हम एक दूसरे को 38 साल से जानते हैं, तो वो इसलिए कि पूरी खुशियों से भरी थी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा स्मूथली चलती है, अप्स एंड डाउन तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आए, लेकिन हम दोनों ने मिलके उनका सामना किया। जी, बहुत खूब। सर, जैसे मैम ने कहा कि 38 साल हो गए हैं, तो दिखने में तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी ही थोड़े ही सालों पहले ही शादी हुई है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप मैम को कैसे मिले और क्या आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? मिले तो हम बड़े एक ऐसी स्थिति में, ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको क्योंकि मैं धर्मशाला में था। जी, तो चंडीगढ़ से मैं धर्मशाला जाना था बस से। जी, तो अपने भाई साहब के साथ में जो भी जर्नलिस्ट से प्रकाश ली, हम वो छोड़ने आए थे। तो हमने सोचा कुछ डिनर से पहले नाइट बस थी तो कुछ खा लेते। जी, तो सामान छोड़ने का कोई था नहीं वहाँ पे क्योंकि बस खाली थी, ना कोई ड्राइवर कंडक्टर, कुछ नहीं, काफ़ी देर में चलनी थी बस। तो ये भी शायद धर्मशाला जा रही थी। जी, तो हमने इनके सुपुर्द सामान किया और हम चले गए। फिर काफ़ी 1 घंटे बाद आए तो तब तक ये वहीं थी प्लेटफॉर्म में। जी, यानी कि आपने पहले ही मुलाकात में मैम के ऊपर एक दायित्व दे दिया और आप वहाँ से चले गए। मुझे लगता है ठीक ही दिया था क्योंकि बाकी भी अच्छा नहीं भाया अभी तक। जी, आपका क्या कहना है मैम इस बारे में कि आपको क्या लगा जब सर ने आपको इस तरह से सामान की रखवाली करने के लिए कहा कि एक अनजान सा व्यक्ति आकर आपसे इस तरह का काम कह रहा है? हाँ, मुझे बस स्टैंड से जाके पता लगा कि बस जो है 1 घंटा लेट चलेगी। तभी ये लोग आए तो उन्होंने बोला कि आप हमारे सामान का ध्यान रखो, हम अभी खाना खा के आते हैं। और मैं इनके सामान का ध्यान इसलिए रख रही थी कि अगर मैं छोड़ के चली जाऊंगी, इनका सामान चोरी होगा तो कौन जिम्मेवार होगा, ये तो मुझे पकड़ेंगे। तो मैं बड़ी ईमानदारी से वहाँ खड़ी रही 1 घंटा। और जब मैंने देखा दोनों भाई बड़े अच्छे से पान चबाते हुए आ रहे, तो मुझे बड़ा वो लगा कि इन लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी दे दी और मुझे ये नहीं पूछा कि तुम्हें भी कहीं जाना है कहीं। तो मैंने खैर उसके बाद इन्होंने बहुत ख्याल रखा जब बस में हमने इकट्ठे ट्रैवल किया, बिकॉज एज ए यंग गर्ल जैसे होता है कि कोई सीट पे तंग कर रहा है तो उनको लगा, उन्होंने आके मेरे से पूछा कि कोई बात नहीं, मेरे साथ वाली सीट जो ऊना में खाली हो जाएगी, आप यहाँ आके बैठ जाएं। तो वो टाइम था कि हमने ऊना से लेके धर्मशाला तक इकट्ठे ट्रैवल किया और बहुत सारी बातें हमने शेयर की। और मैं ख्याल लगता वही टाइम था कि हमें लगा कि हाँ, वो आपकी पहली मुलाकात थी। सर, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि किस तरह से कौन इतना जल्दी ट्रस्ट कर सकता है। तो आप ऐसे कौन सा आपके जहन में आपकी कौन सी बात थी कि आप मैम को डायरेक्ट अप्रोच किया आपने और पहली ही नज़र में आप इनके कायल हो गए? उसमें प्लेटफॉर्म में तो कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे। जी, तो किसी भी गर्ल के लेडी को ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता किसी आदमी से। जी, तो एक तो नेचुरल थी, तो
इसलिए वो हुआ। उसके बाद बातचीत होती रही, तो बाद में फिर ये वहाँ एक यूएसएड प्रोजेक्ट में वहाँ पे ऐसे टीचर थे जी ये हेल्थ वर्कर्स के ट्रेनिंग के, तो फिर मेरा आना जाना वहाँ बहुत था, तो फिर मुलाकात होती रही। जी तो मैम ये जो आपका पहली जो मीटिंग थी उसके बाद कब आप दोनों ने सोचा कि अब हमें शादी करनी चाहिए, और पहल किसने की? मेरे को लगता है पहल तो मैंने ही की। जी 2 साल बाद हमने डिसाइड किया कि हमें लगा कि हाँ अगर हम मैरिज कर लेते हैं तो लाइफ लग रहा है अच्छी बीतेगी। क्योंकि हमारी नेचर, हालांकि हम बिल्कुल अलग नेचर के हैं, और जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ये इंट्रोवर्ट हैं थोड़े, तो मुझे लगा कि हाँ पटरी ठीक जमेगी, क्योंकि अगर दोनों ही वैसे हों तो मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये लगा कि नहीं, हमारी लाइफ ठीक बीतेगी अगर हम जीवन साथी बन जाते हैं। तब हमने डिसाइड किया, और मुझे लगता है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। जी, यानी कि पहल आपने की। तो सर जैसे मैम ने कहा कि पहल मैम ने की, तो आपने किस तरह से अपने फैमिली वालों को इसके लिए मनाया, या फिर किस तरह की आपकी मैरिज रही, कैसी आपकी यादें हैं उस समय की? नहीं ज़्यादा मनाया तो क्या, फिर हमने कोर्ट मैरिज डिसाइड कर दी, फिर तो फैमिलीज़ का वो तो चैप्टर उसमें आया नहीं। जी, यानी परिवार वाले कहीं ना कहीं इसके लिए राजी नहीं थे। नहीं, उस वक्त ये था कि हमारी फैमिलीज में मतलब जैसे परिस्थितियां थी कि हमें लग रहा था कि संभव नहीं हो पाएगा, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम दोनों किसी परिवार को भी ना इन्वॉल्व करते हुए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो उसने पैसा भी खूब बचा, लेकिन इनके दोस्त वगैरह काफ़ी इन्वॉल्व थे उसमें, जो चाहते थे कि हम जीवन साथी बने, और अभी तक हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी सलाह दी सही टाइम पे, और देखो ज़िंदगी कितनी अच्छी बीत रही है। बिल्कुल, आप दोनों ही बहुत अच्छे खुशहाल लग रहे हैं देखने में ही। जैसे हम देखते हैं कि आप अभी यहाँ पर भी आए हैं, तो आप काफ़ी आपने ध्यान रखा है अपनी ड्रेस के बारे में भी, आप मैच करके आए हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे किसकी योजना थी? मैम ने आपको इनिशिएट किया कि हम इस तरह से ड्रेसअप होके जाएंगे? आप जब भी कभी कहीं जाते हैं तो किसका इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है? उसमें नेचुरली इन्हीं का, क्योंकि मेरे पास जितने भी जो भी क्लोथ्स सारे इनकी परचेज़ किए, मेरे तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब लास्ट परचेज़ किए थे, तो जितने होंगे इन्हीं के पसंद के होंगे। जी, तो जब मैंने डिसाइड कर लिया तो ये खुद डिसाइड कर सकती है क्या पहनना है। अच्छा सर, लगता है कि आप थोड़ा मतलब आप बिल्कुल शांत तरह के लग रहे हैं, और मैम काफ़ी जॉली नेचर के लग रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कभी किसी बात पे मैम नाराज़ हो जाते हैं, या कभी कोई गलती हो जाती है, तो आप किस तरह से मैम को मनाते हैं? नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा होता नहीं, वैसे वो तो चलती रहती है बीच में, कभी से कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, पर ये कि ठीक हो जाता है उसके बाद। हमने मतलब जहाँ तक याद है हमने कभी बात करनी बंद नहीं की। अगर हम नाराज होते भी एक दूसरे से तो हम बोल देते हैं, और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खाना नहीं छोड़ दिया, जैसे होता है आमतौर पे कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, ऐसा हमारे बीच में कभी नहीं हुआ। यहाँ फिर ये होता है कि जैसे सुबह नाराज हुई, मैं जब ऑफिस से वापस आऊंगी कॉलेज से, तो हमें भूल जाएगा कि हम लड़े भी थे। तो हमारा ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन भी ऐसा गया हो जब हमने एक दूसरे से बात नहीं की हो, चाहे जितनी मर्जी नाराजगी हो। यानी तकरार के पीछे भी प्यार छुपा रहता है आप दोनों के बीच में। मैम जैसे आपने कहा कि आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी, तो उसके बाद क्योंकि आप एक नए परिवार में आपका आगमन हुआ, तो आप कैसे देखते हैं, आप कैसे एडजस्ट कर पाए? क्योंकि आप हिमाचल में से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन आप हिमाचल आए। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल्चर काफ़ी फ़र्क थी। तो जैसे मैं आई पहाड़ में तो मुझे अच्छा भी लगा, कुछ खाने वाले में जैसे मैं वीट ईटर हूँ, ये राइस ईटर हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों जगह, और मैं तो यही बोलती हूँ कि चेंजेस पता भी ना चले कि दूसरा बंदा बदल गया है, तो आप ऐसे बदलाव लाते हैं दूसरे में, और आप में भी बदलाव साथ साथ आ जाता है। तो वो कल्चर इतने अच्छे से अडॉप्ट किया। अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो हिमाचली ही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं के हैं। और इसमें जो हम जैसे बता रहे हैं कि लाइफ बड़ी अच्छी चली हुई है, उसमें हमारे बच्चों का रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे इतने अच्छे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, कि वो कोई भी बात हो तो उनको लगता है कि हाँ हमारे अंदर, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें ये भी हैं कि बड़े बच्चों को होने का ये भी फ़ायदा होता है कि हम जॉइंट फैमिली है, तो जी ये भी एक जैसे आपने कहा मैम कि आपके बच्चे हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपके कितने बच्चे हैं, और कैसे आप बच्चों को, वो पल कैसा रहा आपके लिए जब आपके दोनों बच्चे आपकी लाइफ में आए? एक बेटा है और एक बेटी है, और दोनों काफ़ी अच्छे हैं जी, और दोनों जो जैसे जो हमारे हॉबीज़ हैं उनकी भी ऐसी हॉबीज़ हैं, और हमने इनको कोई भी ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया किसी भी कुछ करने के लिए, तो बड़ी ओपन एनवायरनमेंट में ये ग्रो अप हुए हैं। तो इसलिए जैसे बेटी को आर्ट का शौक़ है तो हमने आर्ट परस्यू करने दिया,
और बेटा म्यूज़िक भी करता है। हम बाकी जैसे घूमने फिरने का हम सब साथ भी जाते हैं, अलग अलग भी जाते हैं, और उसको भी म्यूज़िक का बहुत शौक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता था, उसने और एडिशन कर दिए, और वो और भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है। हालांकि हम तो जो इंडियन से, पहले मैंने तो गिटार याद की थी, जैसे तबला, ढोल, हारमोनियम तो सभी को आता है, तो इसने इसमें और काफ़ी चीज़ें, नए इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिए हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा मैम आपसे जानना चाहेंगे सर की क्या हॉबीज़ रहती है, सर के क्या शौक़ हैं, सर के प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन तो सर पत्रकारिता से जुड़े रहे, लेकिन इसके अलावा सर के क्या शौक़ रहते हैं? ये म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, गाने के भी और बजाने के भी। जैसे इन्होंने बताया, हमारे घर में ऑलमोस्ट सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये तकरीबन सब इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, ढोलकी, तबला, हारमोनियम, सिंथेसाइज़र, गिटार एंड इसके अलावा और भी कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेटे ने खरीदे हुए हैं, वो भी ये बजा लेते हैं। और वो एनवायरनमेंट एक ऐसा है कि जब भी फ्री होते हैं तो वो फ्री वाला टाइम हमारा गाने बजाने में ही जाता है। तो मेरी जो बहू है वो भी भजन गा लेती है, तो वो भी इस एनवायरनमेंट में आके। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छे से तारीफ़ की सर की। सर अब तो ज़रूर आपसे, कि हम देख रहे हैं कि गिटार भी हमारे साथ हैं, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि वो पहला गीत जो आपने मैम को डेडिकेट किया, आपने मैम को जिससे बोल सकते हैं कि प्रपोज किया, आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे गिटार के माध्यम से। ऐसा ये तो आपको तो कि जो रियल लाइफ में तो ऐसा होता है ना कि गाने से प्रपोज कर रहे हैं, वो तो बॉलीवुड में होता है, पर ये है कि हम तो जब मूड करता है तब गाने पे बैठ जाते हैं। जैसे घर में हमने सारे इंस्ट्रूमेंट ओपन रखे हुए हैं, तो मैं आपको एक वैसे ही छोटा सा नहीं सर, एक मौका है ना, आज आपने जो बात नहीं कही, आपने जो कभी नहीं किया, वो आज आप मैम के लिए ज़रूर प्रेजेंट कर सकते हैं। मैडम के लिए समझ लो वैसे जी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं। मुसाफिर न जाने कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया मैम। इनके जो इन्होंने आपके लिए गीत गाया है, उसके जवाब में ज़रूर आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं ये एक बात इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब भी मुझे किसी बात पे गुस्सा आता है और मैं कुछ कहना चाहती हूँ और इनको लगता है कि बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो ये अपने गिटार उठा लेते थे और गिटार बजाना शुरू कर देते थे। तो आप सोचो मेरा गुस्सा कहाँ तक रहेगा जब ये गिटार बजा के उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, मतलब उस समय तो आप मतलब फिदा हो जाते होंगे, बिल्कुल अगर सही मायनों में कहा जाए तो। जी, एक तो सर मैम गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं सर, इसके अलावा सर की क्या हॉबीज़ हैं? एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत उसमें इंटरेस्ट है इनका और वो पूरा देखते हैं। और हमारे भी जब शादी हुई थी उससे पहले इन्होंने जो टिप्पड़ा मिलाते हैं वो मिलाया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे काफ़ी गुण मिलते हैं। और अभी भी जब हमारा कोई लड़ाई झगड़ा होता है मैं बोलती हूँ कि नहीं, शायद वो सारे क्लैश करते हैं पर इन रियलिटी ये लगता है कि हाँ इन्होंने ठीक देखा था। इसके अलावा भी बहुत अच्छे पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, लिखने के बहुत शौकीन हैं और बुक्स भी लिखी हैं कुछ इन्होंने। खैर वो तो इनका प्रोफेशन भी रहा है, लेकिन हमारे घर में एक लाइब्रेरी है
तो बहुत अच्छी कलेक्शन है बुक्स की, और वो उनमें बहुत वैरायटी है जी बुक्स में भी। सर, जैसे कि आपका जो कार्यक्षेत्र रहा वो काफ़ी व्यस्तता भरा रहा, आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, और मैम भी क्यों कि देखा जाए तो ये भी कार्यरत हैं, तो किस तरह से आप अपने फैमिली को समय दे पाते हैं और मैम को किस तरह से आप समय दे पाते हैं? हमने वैसे मैरिज के बाद भी हमने ऑलमोस्ट जैसे इंडिपेंडेंस भी पूरी रखी। जी जैसे ये अपना वो कर रहे हैं, अब मैं तो कई बार 10 बजे भी घर आता था। और जब ये पहले बाहर भी काफ़ी देर इन्होंने जॉब की, जी तो ये हर फ्राइडे को खुद ड्राइव करके शिमला आती थी। उसका सारा 2-3 दिन देख के घर का सामान समून देख के फिर मंडे को मॉर्निंग जाती थी चंडीगढ़ कहीं भी। जी तो मतलब बाहर रह के भी ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा तो ये था कि हम जैसे पहले, मेरा ये था शुरू से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जी। दोनों लोगों को ना, बच्चों को मतलब भी आप और बाहर घूमने के आप शौकीन रखते हैं? बहुत कोई ऐसे यादगार लम्हे जो आप साझा करना चाहें? आपकी पहली मुलाकात के बाद आप कहाँ घूमने गए, या किस तरह कहाँ कहाँ आप घूमते रहते हैं? ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप? हम तकरीबन साल में 1 या 2 बार ट्रिप कहीं ना कहीं का जरूर लगाते जी। हैं। तो हम जैसे अहमदाबाद चले गए, फिर हम कनाडा भी जाके आए हैं दोनों इकट्ठे, तो जी। 1 महीना वहाँ पे लगा के आए। इसके अलावा पूरा हिमाचल जैसे हमने ऑलमोस्ट इकट्ठे घूमा है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ हम गए हैं। लास्ट जी। ट्रिप जहाँ हमारा गंगोत्री का इकट्ठे, तो हम गंगोत्री अप्रैल में ही गए थे। इसके अलावा जैसे अभी हम मार्च में अमृतसर का भी ट्रिप लगा के आए। तो हम साल में हम इतना करते हैं कि कश्मीर भी 2 या जाके 3 आए। श्रीनगर पूरा घूम के आए हैं हम इकट्ठे। तो ऐसा है। इसके जैसे अलावा लखनऊ, जयपुर, हाँ ऐसे काफ़ी काफ़ी जगह जगह। घूमते हैं, मतलब जी। साल में 2 या 3 ट्रिप हमारे लगते हैं कहीं ना कहीं इकट्ठे। इसके अलावा इन्होंने मुझे अकेले भी, मेरे 2005 में मेरे को न्यूजीलैंड जाने का अवसर मिला, तो इन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि आपको जाना चाहिए, मौका सही है। और मेरा सोलो ट्रिप था न्यूजीलैंड का, जी। और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने कहीं भी मेरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुम कैसे जाओगी, रादर इन्होंने ये बोला कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, ये मौका है। जी सर, जैसे मैम ने कहा कि आपने पूरी फ्रीडम मैम को दी, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आज महिलाएं जो हैं हर कार्यक्षेत्र में जो है अपने पार्टनर के साथ इक्वली कार्य कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो कितना आपको इसका बेनिफिट रहा, आप कैसे देखते हैं इसे? बेनिफिट तो बहुत रहा। जैसे जब हमारी मैरिज हुई तब बहुत लेडीज़ ड्राइव नहीं करती थी हिल्स में कोई भी, जी तो मैंने सबसे पहले ड्राइविंग सिखाई। जी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि अब जैसे मैंने भी कहीं जाना हो, लाना ले जाना छोड़ना, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट है। जी जैसे बच्चे स्कूल से आ रहे जा रहे हैं, तब भी अगर लेडी इंडिपेंडेंट हो तो बहुत आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल। बाकी ये कि होम फ्रंट में से सारा घर का सामान लाना, ये करना, मोबिलिटी अगर हो, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलता नहीं था, लेकिन तो रात को जो बाजार का समय होता है खबरों में बिजी रहते थे, जी तो 9-10 बजे ही घर पहुंचते थे। तो सारा अगर मोबिलिटी ना होती तो ये इतना कुछ नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं आपने पूरी जॉब भी फ्रीडम। नहीं कर पाती, जी क्योंकि काफ़ी मुश्किल पड़ती है लोकल कम्यूट करने में भी, रोज़ अगर बच्चे भी देखने हैं और वो तो काफ़ी मुश्किल पड़ती है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोमी फैमिली यानी कि आप दोनों का वीकेंड कैसे बीतता है? आप क्या करते हैं वीकेंड पे, या फिर किस तरह से आप क्वालिटी टाइम्स जो है स्पेंड करते हैं? हम मोस्टली वैसे कहीं ना कहीं चले भी जाते हैं, या बाहर ही घूमने चले जाएंगे, जी। या लोकल घूमेंगे, या फिर जैसे हमने कोई म्यूज़िक का कर लिया, या किसी के घर चले गए, या कोई हमारे घर आ गया, तो अच्छा रहता है। जी सर, अब देखते हैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी किस तरह की है। थोड़ा सा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इसे आप फिल करके दीजिए। जैसे मैम सर ने कहा कि आप के लिए सर ने जो सारी राहें हैं वो खुली रखी, कभी आपको लगा कि किसी क्षण आपको लगा कि क्योंकि आपको फ्रीडम दे रखी थी, तो कभी सर ने स्पाई किया हो, या फिर कोई ऐसा मूवमेंट कि आपसे कभी प्रश्न किया हो कि इतनी देर से क्यों आए, या फिर कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, चीज़ें इसके बिल्कुल विपरीत थी। जी। मुझे याद है कि जब बच्चे छोटे थे तो ये अक्सर बिजी थे और काफ़ी लेट आते थे, और अपना काम करने के बाद भी ये थोड़ा माल रोड पे घूमते थे फिरते दोस्तों के साथ। तो मैं सोचती थी, मैं इनको बोलते थे सारा टाइम पे आया करो, लेकिन वही होता था वापस आने का टाइम रात के 11 बजे या उसके बाद। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं भी लेट आऊँगी ताकि ये मुझे पूछे कहाँ थी। तो मैं बड़ी मुश्किल से टाइम कहीं स्पेंड किया और 10 बजे घर पहुँची, लेकिन जैसे एज यूजुअल ये 10:30-11 बजे घर आए। मैंने इनको पूछा कि आपको पता मैं कितने बजे आई थी? कि मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला 10 बजे। तो आप ये तो पूछो कहाँ थी? कहते फिर क्या कोई काम पड़ गया होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल विपरीत थी। तो मतलब इनके दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं कभी आया जैसे आमतौर पे होता है कि हाँ लीडी है, अकेली कहाँ रही होगी, क्या, ऐसा कुछ नहीं। रादर ये कंसर्न इतने थे कि मुझे लगता था कि जैसे ये बड़े बेपरवाह इंसान है। लेकिन मुझे याद है कि एक बार मैं इनके ऑफिस में गई और बहुत मौसम ख़राब हो गया और ये घर आ चुके थे, तो मैं माल रोड पे ही रुकना
पड़ा मुझे, और जी। इतने ओले पड़े कि तब मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो इनको इतनी चिंता होगी मेरी, और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आप जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ जी। गई हैं। और जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि पूरे घर में कितने लोग चिंतित थे, स्पेशली इतने कंसर्न के इस वक्त इतने ख़राब मौसम में क्या हुआ होगा उसका। जी, मतलब सर ने पूरी फ्रीडम दी है और ये बेफिक्र, क्योंकि आप पे जो भरोसा था वो बहुत बरकरार रखा था। भरोसा बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? Actually, पार्टनर के लिए हाँ, ट्रस्ट करना तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो जरूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, आपने सर अभी आप दोनों ने अपने एक दूसरे के लिए अपने जो आपकी जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में आपने लिखा, तो आपसे सर पूछती हूँ मैम के बारे में। मैम की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सारे। बेस्ट फ्रेंड सर कोई एक खास? शायद नीलम हो सर देख सकता लीजिए हो। आप कंपैटिबिलिटी। नीलम हो सकती है। बिल्कुल सही जवाब, मैम ने बिल्कुल नीलम लिखा है। मैम की फेवरेट मिठाई? फिर मिठाई मीठा से कम ही खाती है बहुत। फिर भी सर जैसे कुछ कोई मिठाई मैम को बहुत पसंद हो, एनी आइडिया? जलेबी हो सकती है। थोड़ा सा गलत मैम, क्या लिखा था आपने? बालूशाही। बालूशाही जी। फेवरेट कलर? फेवरेट कलर तो ब्लैक हो सकता है या मैरून हो सकता है। बिल्कुल ब्लैक, राइट। फेवरेट मूवी मैम की? फेवरेट मूवी, फेवरेट मूवी का आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है मैम? कोई नहीं सर, घर जाकर क्योंकि मैम हमने आपको शायद- बता हमने शायद एक ही मूवी साथ देखी होगी, बच्चों को दिखानी थी, हमने कोई मूवी जी। नहीं देखी है। जी। गुड सर। अब मैम आपकी बारी है। सर की फेवरेट बुक? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सर थोड़ा सा ठीक बोल रही वैसे। हाँ ठीक। जी। मैंने लिख दिया था कि तब वही लिख रहा था। जी, तब ऐसे- चलिए सर का फेवरेट कलर? मैरून। बिल्कुल सही जवाब। फेवरेट फूड सर का? कड़ी चावल। नहीं, सर आप बता दीजिए मैम के, नहीं, चना ताकि भटूरा मैम लिख- आपको अच्छे से बना के खिला दे। चना भटूरा लिख- चना भटूरा, ठीक है। जी। और सर का फेवरेट सॉन्ग? रिमझिम गिरे सावन। जी। बहुत सुलग खूब जाए। सर, लगता है कि आपने मैम को गाने सुना के, खासकर ये गाना आपने अनेकों बार सुनाया होगा मैम को। बहुत ये खूब हमारा मैम। नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम, वाओ। फैमिली जी। नेशनल एंथम। जब भी इनको गाना सुनाने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले ये गाना यही सुनाते हैं। कई बार मैं बोलती हूँ कुछ और भी सुनाओ, लेकिन मतलब सबसे हर पहले ये समय गाना घर में सुनाएंगे। सावन का माहौल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सावन की बहार। बच्चे भी गाने वाले हैं हमारे। जैसे मैंने बताया, मेरे बेटा भी अच्छा गाता है और बजाता है, मेरी बेटी भी गाती है, मेरी बहू भी गाती है। तो घर में एक ऐसा माहौल है, मेरे सिवाय, मैं सुनने वालों में से हूँ, मैं बहुत अच्छी श्रोता हूँ। सुनने वाले और सारे लिरिक्स याद हैं इनको, पुराने गानों के भी। हाँ, ये है कि मुझे गानों के लिरिक्स सारे याद होते हैं, तो मैं जब भी कोई गाते हैं तो मैं बता देती हूँ। बहुत खूब मैम। जैसे कि मैम आपने कहा कि आपके डॉटर है, आपकी डॉटर इन लॉ भी है, बेटे की मैरिज हो गई है, तो आप जिस तरह से हम देखते हैं कि एक जो लड़की है वो एक घर छोड़कर दूसरे घर पर आती है, अपने घर दूसरा घर बनाती है, जहाँ पर वो अपनी सास में अपनी माँ का रूप देखती है और ससुर में अपने पिता का रूप देखती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप आज की पीढ़ी को मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने जीवन साथी के साथ अपनी जो है दिनचर्या रखें या फिर अपना जीवन बिताएं? एक आइडल मैरिज लाइफ के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये जो अनुभव के उस पे बता सकती हूँ आधार पे कि हमें थोड़ा बदलाव तो करना ही पड़ता है। शादी से पहले हम अलग अलग परिवारों से हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं, थोड़ा बदलाव तो हमने करना है। थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलें, और उसमें तभी जो जिंदगी है अच्छी चलती है, भाग के जाएगी। अगर अभी आजकल जनरेशन में ये होता है कि आमतौर पे लड़का बोलता है मैं भी नहीं बदलूंगा, और शायद लड़की में भी होता है कि मैं नहीं बदलना चाहती। तो मेरे को ये लगता है बदलाव तो दोनों में है, एक आना चाहिए, और एडजस्टमेंट ही लाइफ का एक मंत्र है, मैं कह सकती हूँ। अगर आपने एडजस्ट कर लिया है दोनों ने, तो लाइफ जो है बहुत अच्छी बीतती है। बहुत अच्छे से मैम ने बताया कि मैरिज का क्या सीक्रेट्स हैं इनकी, जिस तरह से मैम ने कहा कि एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सर आपका क्या कहना है एक आइडल मैरिज लाइफ के लिए, किस तरह से आप मैरिज को अच्छे से निभा सकते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंस दोनों को प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेस प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और सारी जितना भी इंडिपेंडेंट बना सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग, कंप्यूटर्स, या सब चीज़ें, सब स्किल्स सिखानी चाहिए, ताकि क्योंकि उसको नेचुरली अगर वाइफ इंडिपेंडेंट होगी तो हस्बैंड को उसको बेनिफिट ही होगा।
जी अदरवाइज सब जगह वो बिना हस्बैंड के लोग कहीं जाते नहीं, तो कितना मतलब वो तो सारी टाइम वो उसी उसमें लगा रहेगा जैसे। तो इसलिए ये है कि अपना भी फ्रीडम हो जाती है अगर दूसरों को फ्रीडम अलाउ करो तो। जी सर, जैसे आपने कहा कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और ये यकीनन किसी भी रिश्ते में अगर आप समय नहीं देते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो घुटन है या फिर कह सकते हैं वो बॉन्डिंग है वो नहीं दिखती है। आपसे जानना चाहेंगे आप दोनों किस तरह से एक दूसरे के लिए समय निकाल पाते हैं, अगर सही मायनों में कहा जाए, क्योंकि आज जो है हर कोई अगर देखा जाए तो भागदौड़ी बड़ी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, समय का तो गैजेट के साथ बिजी रहते हैं। जिस टाइप की लाइफ आजकल चल रही है, समय तो आदमी अपने लिए निकाल पा रहा था, दूसरे के लिए कहाँ निकालेगा। तो इसलिए जितनी इंडिपेंडेंस रखो जी, तो यानी अच्छा इंडिपेंडेंस सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो दोनों टाइम निकालेंगे तो निकल जाएगा जब निकलना है। कि जैसे हम वॉक के लिए जाते हैं सुबह, हमारा एक पॉइंट है। गलत कांसेप्ट है कि टाइम कैसे देगा, तो टाइम देने का क्या मतलब हुआ, ये देखो जी। ना। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया मैरिज के लिए कि क्या क्या ज़रूरी है, दोनों में कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है, समय देना ज़रूरी है, फ्रीडम देना ज़रूरी है। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम जीवन साथी में ये हमारे साथ थे डॉक्टर शमा लोहमी जी और उनके पति डॉक्टर राकेश लोहमी जी। और हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी जीवन के परिणय सूत्र में बनना जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप की मैरिज लाइफ में हैं, तो यही कहना चाहेंगे कि आप अपने संघर्ष, सामर्थ्य और समझदारी से, स्वतंत्रता से अपने इस रिश्ते को कायम रखें और एक दूसरे पर विश्वास रखें। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए नमस्कार।